नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अशासकीय माध्यमिक शिक्षकों के लिए 10 से 15 ऐसे नियम जो कभी ना कभी आपको ज़रूर पड़ती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी में नियुक्त हो चुके हैं तब तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप शिक्षक भर्ती से बाहर के कैंडिडेट हैं तब आपके लिए कोई मतलब का नहीं है। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी की जॉब करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये नियम ऐसे ही हैं जो कभी ना कभी आपको जॉब में ज़रूरत पड़ेगी और ये सारे नियम आपको मालूम भी होना चाहिए। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब इन नियमों की ज़रूरत पड़ती है और आपको ये नियम किसी किताब में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। पूरा यूट्यूब गूगल सर्च कर डालो तब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ शासनादेश हैं जो सबको मालूम नहीं होते और ना ही किसी बुक में आपको मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए जो एक विशेष वीडियो है ये, जहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें एक साथ ही देने जा रही हैं। और ये जो वीडियो है जो शिक्षक संघ हम लोगों का, उनके माध्यम से निकल के सारी चीज़ें आई हैं। उत्तर प्रदेश में जो अशासकीय माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो शिक्षक संघ होता है, यूनियन होता है, उनकी तरफ से सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर इनकी तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है, इसी आर्टिकल के माध्यम से हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य शिक्षक के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सम्मानित साथियों, आपकी सेवा शर्तों व अन्य विषयों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नवत हैं। सबसे पहले बात आती है मौलिक रिक्ति की, कि मौलिक रिक्ति आखिर क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, किसी संस्था में पद सृजन, त्यागपत्र देने, मृत्यु होने, स्थानांतरण होने तथा 50% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति होने से रिक्त जो रिक्ति होती है उसको मौलिक रिक्ति मानी जाती है। ठीक है। अब आता है मौलिक सेवाएं। मौलिक सेवाएं क्या होती हैं? तो किसी भी मौलिक रिक्ति में नियुक्त होने के दिनांक से मौलिक सेवा आरंभ हो जाती है। मौलिक रिक्ति में नियुक्त होने, किसी तदर्थ सेवाओं के विनियमितीकरण होने, स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण करने, नियमित पदोन्नति होने की तिथि से 1 वर्ष के परिवीक्षा काल के लिए नियुक्त होने का प्रावधान है। उसी दिन से मौलिक सेवाएं आरंभ हो जाती हैं, यानी जिस दिन से आप नियुक्त होते हैं उसी दिन से आपकी जो मौलिक सेवाएं होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है। अब जैसे आप लोग टीजीटी पीजीटी से चयनित होकर के आते हैं, कॉलेजों में ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले परिवीक्षा काल होता है। ठीक है। ये परिवीक्षा काल क्या होता है वो देखिए, इसको इंग्लिश में प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं। सभी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, लिपिक व कर्मचारी की मौलिक रिक्ति में नियुक्ति 1 वर्ष के परिवीक्षा काल पर होती है। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के अलावा शिक्षक, लिपिक, कर्मचारी का परिवीक्षा काल में वृद्धि नहीं की जा सकती है। आप यहाँ पर साफ शब्दों में दे सकते हैं कि प्रधानाचार्यों के अलावा, इनको छोड़ करके बाकी जो शिक्षक, कर्मचारी, लिपिक हो गए, इनके प्रोबेशन पीरियड में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। परिवीक्षा काल की समाप्ति पर वह स्वतः ही स्थायी हो जाता है। स्थायीकरण के लिए प्रबंध समिति का प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो अपना रिन्यूअल एक तरीके से कहें जो स्थायीकरण होता है वो नहीं करवाते, क्योंकि मैनेजर के माध्यम से होता है। मैनेजर वहाँ पर पैसे लेने देने की बात करते हैं। तो इस वजह से अगर कोई कर्मचारी है, जैसे शिक्षक ही है, वो अपना 1 साल बाद जो है स्थायीकरण नहीं करवाता है तब भी वो स्थायी हो जाता है। उसके लिए इसके प्रस्ताव पारित होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर वरिष्ठता किस हिसाब से बनती है तो ये भी देखिए, लीजिए कि मौलिक सेवा के प्रथम दिन से ही वरिष्ठता हेतु सेवा आकलित की जाती है। यदि एक ही संवर्ग में मौलिक रिक्ति में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो आयु में ज्येष्ठ यानी वरिष्ठ माना जाएगा। यानी सपोज करो आपने जिस कॉलेज में ज्वाइन किया है वहाँ पर अगर 50 का स्टाफ है, ठीक है, और आप सबसे लास्ट में ज्वाइन गए हैं, ज्वाइन किया है वहाँ पर, तो आपका सबसे जूनियर होंगे। मतलब ये कहें कि ज्वाइनिंग डेट को ही वरिष्ठता सूची उसी के अनुसार निर्धारित होती है, सीनियरिटी जिसको बोलते हैं।
ठीक है। और अगर एक ही दिन 2 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, एक ही समय पर ज्वाइनिंग हुई है, तो यहाँ पर फिर जन्मतिथि को माना जाता है वरिष्ठता सूची में, ठीक है। आगे देखिए, विषय विशेषज्ञों की वरिष्ठता हेतु सेवा उनके मौलिक रिक्ति में आमेलन की तिथि से मानी जाएगी। अब सेवा पंजिका, जैसे आप ज्वाइन करते हैं कॉलेज तो वहाँ पर आपकी एक सेवा पंजिका भी बनाई जाती है। जैसे में आपका पूरा बायोडाटा रहता है, आपका नाम, फोटो सब कुछ रहता है, बायोडाटा रहता है, साथ में जितने आप छुट्टियाँ लेंगे सीएल को छोड़ करके, जो आप नौकरी में जो भी आपको प्रमोशंस मिलेंगे, जो डिमोशंस मिलेंगे, सारा कुछ इस सेवा पुस्तिका में लिखा होता है, जिसको सर्विस बुक बोलते हैं। तो ये भी सभी कॉलेजों में होती है, उसी के बारे में यहाँ पर दिया है कि प्रधानाचार्य की सेवा पंजिका प्रबंधक तथा शिक्षक लिपिक कर्मचारियों की सेवा पंजिका प्रधानाचार्य की अभिरक्षा में होनी चाहिए। जितने में शिक्षक लिपिक होते हैं, इनकी सबकी जो पंजिका होती है वो प्रधानाचार्य के अंडर में होती है। सेवा पंजिका संबंधित को प्रत्येक वर्ष अवलोकित करानी चाहिए। सेवा पंजिका कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्त होने पर वापस दी जानी चाहिए। मतलब जो सर्विस बुक है, जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको वापस लेने का अधिकार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रधानाचार्य शिक्षक लिपिक की सेवा पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित को संसूचित करने के बाद ही मान्य होगी, अन्यथा वह विधिक रूप से शून्य मानी जाएगी। मतलब जैसे आप सर्विस पीरियड के दौरान कुछ गलत कर देते हैं, आपके ऊपर कोई महाभियोग लगा दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर आपको जो भी आपके ऊपर कार्रवाई होती है विभागीय, वो आपके प्रधानाचार्य के माध्यम से ही होगी, और उसको आपको जो स्कूल के स्टाफ है, जो आपका प्रधानाचार्य है, वो आपको अवगत कराएगा, नहीं तो फिर वो मान्य नहीं होगी। पदोन्नति का क्या चक्कर है वो देख लीजिए। पदोन्नति 2 प्रकार की, नंबर 1 तदर्थ, नंबर 2 50% कोटे के अंतर्गत नियमित पदोन्नति। वर्तमान में प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक पद के अलावा अन्य किसी पद पर तदर्थ पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है। 50% कोटे के अंतर्गत पदोन्नति हेतु संबंधित रिक्त होने के दिनांक को शैक्षिक तथा अनुभव से आर्य होना अनिवार्य है। यानी 50% कोटे में जो पदोन्नति होती है उसमें जिस दिन पद रिक्त होता है उस दिन आपकी जो शैक्षिक आर्हता है, जो अनुभव है, सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आपको पदोन्नति में काउंट किया जाएगा। इसके साथ संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट दी गई है। नीचे लिखा है व्यायाम, कला, संगीत, भाषा, शिल्प आदि के ऐसे शिक्षक जिन्हें प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम मिल रहा है, टीजीटी वेतन क्रम मिल रहा है, उनको 50% कोटे के अंतर्गत प्रवक्ता पद शैक्षिक आर्य होने पर बीएड या एलटी होना अनिवार्य नहीं है। मतलब ये जो शिक्षक यहाँ पर बताया कि इनके लिए बीएड या एलटी की अनिवार्यता नहीं है। इस संबंध में विभागीय स्पष्टीकरण निर्गत हो चुका। ये बात इन्होंने साफ कही है कि इनको बीएड या एलटी होना जरूरी नहीं है, बाकी सारे शिक्षकों को बीएड या एलटी होना जरूरी है। अच्छा, स्वतः पदोन्नति क्या होता है तो लिखा व्यायाम, कला, संगीत, भाषा आदि विषयों के शिक्षकों को 3 वर्षों के अधीन शासनादेश 25/2020 के तहत स्वतः ही प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दे है, किंतु ये सुविधा 25/10/2000 के बाद दे नहीं है। अर्थात वर्तमान में ये सुविधा नहीं है। पहले सुविधा थी कि ये जो शिक्षक होते हैं इनको 3 वर्ष की सेवा के बाद प्रवक्ता पद पर पदोन्नति कर दिया जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अगली बात है अवकाश के बारे में, कितने कितने आपको अवकाश मिलेंगे। तो लिखा है प्रधानाचार्य शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश 14 दिन का, प्रधानाचार्यों को और शिक्षकों को 14 दिन का सीएल मिलता है। अर्जित अवकाश एक जो है प्रतिवर्ष दे है, एक अर्नड लीव मिलता है, किंतु प्रधानाचार्य शिक्षकों को विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष आकस्मिक अवकाश भी अतिरिक्त प्रतिवर्ष दे सकता है। यानी प्रधानाचार्य आपका चाहता है तो शिक्षकों को यानी टीजीटी पीजीटी को कुछ अतिरिक्त भी अवकाश दिए जा सकते हैं। संपूर्ण सेवा काल में अर्ध औसत वेतन पर 365 दिन, चिकित्सा अवकाश 365 दिन भी दे है। यानी पूरे आपके सर्विस में 365 दिन यानी 1 साल आपको अर्ध वेतन पर जो अवकाश है वो दे है। इसी तरह मेडिकल जो होता है, जो मेडिकल लीव होती है वो भी आपको 365 दिन दे होती है, किंतु 365 दिन के चिकित्सा अवकाश समाप्त होने पर पूरे सेवा काल मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर 6 माह का आपको अर्ध वेतन पर चिकित्सा अवकाश भी दे है। जैसे मान लीजिए 1 साल आपका अवकाश मेडिकल का खत्म हो गया, अब आपको ज़रूरी है आपका मेडिकल बोर्ड जहाँ से आप इलाज वगैरह करा रहे हैं
ये जो प्रैक्टिशनर हो, रजिस्टर्ड हो, है ना, मान्य होना चाहिए वो, तो वहाँ से अगर स्वीकृत होता है तो 6 माह का आपका अर्ध वेतन पर अवकाश भी देय होता है। महिला प्रधानाचार्य व शिक्षिकाओं को कुछ शर्तों के अधीन पूर्ण सेवावधि में 2 मातृत्व अवकाश प्रत्येक 6 माह का होगा ये, और CCL 2 वर्ष का भी देय होता है जो महिलाओं के लिए विशेष होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि और भी कौन कौन से अवकाश मिलते हैं तो माध्यमिक के लिए या प्राइमरी के लिए हमें एक अलग से पूरा वीडियो बना जिसमें हमने सारे अवकाशों के बारे में बताया है कि कौन कौन से अवकाश होते हैं और कौन कौन से अवकाश मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा वीडियो का लिंक दिया जिसमें हमने सिर्फ अवकाश के बारे में बताया है। आई बटन पर भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे दिया है विशेष बिना वेतन अवकाश यानी LWP लेने पर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर है कुछ चीज़ें और हैं, देख लीजिए क्या चीज़ें हैं। वेतन संरक्षण, बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर वेतन संरक्षण क्या होता है। उससे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजकीय और अशासकीय में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व शिक्षकों को यानी TGT PGT शिक्षकों को राजकीय प्रधानाचार्य व शिक्षकों के समान सभी प्रकार के अवकाश दे नहीं है। यानी छुट्टियों के मामले में या अन्य किसी मामले में देखा जाए तो राजकीय और जो एडेड होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए छुट्टियों में भी यहाँ पर डिफरेंस है, सारी चीज़ें समान नहीं है। GIC को कुछ अलग से भी अवकाश मिलते हैं लेकिन वो अवकाश TGT PGT में नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वेतन संरक्षण को लेकर के। जैसे सपोज करो आज आप TGT जॉब कर रहे हैं या PGT जॉब कर रहे हैं, आप ये जॉब छोड़ देते हैं और सेम ग्रेड की या इससे ऊपर ग्रेड की आप कोई दूसरी जॉब पा जाते हैं, तो क्या आपका पुराना वेतन उसमें काउंट होगा या फिर नए सिरे से वो जुड़ेगा जाकर? तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि किसी शिक्षक का उच्च पद या समान पद पर चयन बोर्ड प्रयागराज से किसी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से अन्य सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में चयन हो जाता है, तो उसे पूर्व पद पर प्राप्त वेतन को संरक्षित करते हुए नवीन पद के वेतन में वेतन क्रम निर्धारण किया जाएगा। यदि समान पद पर चयन हुआ है तो भी उसे वेतन संरक्षण का लाभ होगा, किंतु उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि का दिनांक यथावत रहेगा। तो अगर आप TGT PGT 2013 में थे या 2011 में भी थे और 2016 में ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब शुरुआत से आपको वेतन नहीं बनेगा बल्कि जो पहले वेतन मिलता था उसी के आगे कंटिन्यू होगा। तो ये एक अच्छी बात है, अधिकतर लोग इसके लिए पूछते रहते हैं। आगे देखिए लिखा है निलंबन काल में मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को वह सभी लाभ मिलेंगे जो उसे जीवित रहने पर मिलते। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे लिखा है अनुशासनात्मक कार्यवाही, अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो क्या उसका प्रावधान है। लिखा है किसी प्रधानाचार्य शिक्षक लिपिक को निलंबित और दंड केवल प्रबंध समिति प्रस्ताव पारित करके ही दे सकती है। निलंबित प्रधानाचार्य के संबंध में जांच 2 सदस्यीय समिति, निलंबित शिक्षक और लिपिक के विरुद्ध जांच केवल प्रबंधक या प्रधानाचार्य ही कर सकता है। मान लीजिए कोई टीचर ने कुछ गलती कर दी, कुछ उस नुकसान हो गया कोई विद्यालय का, तो उसमें अगर आपको कोई सजा देनी है, कार्रवाई करनी है तो शिक्षक को प्रधानाचार्य प्रबंधक कर सकते हैं, लेकिन प्रधानाचार्य को 2 सदस्यीय समिति द्वारा ही निर्णय हो सकता है। ठीक है, विशेष में दिया गया किसी भी निलंबित प्रधानाचार्य शिक्षक लिपिक अथवा कर्मचारी को निलंबन काल में विद्यालय में उपस्थित होने की बाध्यता नहीं है। बहुत से ऐसे जगह होती हैं जहां पर निलंबन होने के बाद भी बुलाया जाता है, तो यहां पर ये साफ कह दिया है कि यहां पर बाध्य नहीं है, केवल जांच समिति या जांच अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर ही उनको बुला सकता है। और अंत में यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई के बारे में कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं। किसी भी प्रधानाचार्य शिक्षक किसको किसी भी प्रकार लघु अथवा दीर्घ दंड चयन बोर्ड प्रयागराज के लिखित अनुमोदन के उपरांत ही दिया जा सकता है। मतलब अगर किसी शिक्षक को या प्रधानाचार्य को कुछ भी दंड देना है तो चयन बोर्ड इलाहाबाद के लिखित अनुमोदन के बाद ही दिया जाएगा, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग चयन बोर्ड से हुई है तो चयन बोर्ड जैसा वहाँ से आश्वासन देगा, अगर वहाँ से अप्रूव करता है तभी आपको यहाँ पर दंड दिया जा सकता है। लेकिन बहुत जगहों वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में सारी चीज़ें होंगी, आपको जानकारी होगी, तभी उसका आप विरोध कर पाएंगे और तभी आप अच्छे से जॉब भी कर पाएंगे। ठीक है,
यहाँ तक कि उसे पूर्व दंड देने संबंधित नोटिस भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। नीचे यहाँ पर लिखा है उक्त सभी जानकारी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, वेतन वितरण अधिनियम, चयन बोर्ड अधिनियम व समय समय पर निर्गत शासनादेशों के आधार पर आधारित हैं। जो भी जिन जानकारी यहाँ पर दी गई उसमें बहुत सारे अधिनियम और जो शासनादेश निर्गत हुए हैं उन सभी को आधार बना करके यहाँ पर बात कही गई है। ये 100% जो है फैक्ट है। ये किताबें अगर ढूंढेंगे मार्केट में कभी ज़रूरत होगी तो आपको नहीं मिलेगी। जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्रीसियस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं किसके माध्यम से निकल के आई हैं। तो अयोध्या प्रसाद अग्रवाल, प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं संयोजक, प्रांतीय संरक्षण समिति, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट की तरफ से निकल के आई हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।